हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री का पेपर हुआ है और हम इस वीडियो में पूरे केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि सेक्शन ए के अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं एमसीक्यूज और असर्शन रीजन। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। उसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और अगर हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की बात करें तो नॉर्मली वो लिगेंड्स जिसके अंदर कोई दो एटम्स, किसी एक ग्रुप ऑफ जो लिगेंड्स होगा ग्रुप ऑफ एटम्स का, उसके अंदर कोई दो एटम्स कैपेबल हों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई एक ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज HCl। ठीक, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो HCN है इसके अंदर ये एक बार तो जुड़ सकता है HCN की तरफ से और दूसरी तरफ जुड़ सकता है CSN यानी कि C की तरफ से। ठीक, जैसे साइनाइड वाला होता था इसे बोलते हैं थायोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दो तरीके से जोड़ सकते हैं, दैट्स वाई इसको एम्बिडेंटेड बोलेंगे, यानी कि या तो ये जुड़ेगा कार्बन की तरफ से या फिर जुड़ेगा नाइट्रोजन की तरफ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है यहाँ पर। बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑन एडिशन AgNO3 सोल्यूशन टू 1 मोल ऑफ COCl3.4 NH3 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड। द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इज। यहाँ पर जो CO है यानी कि सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, इसके केस में जब हम वर्नर थ्योरी की बात करते हैं तो दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक वैलेंसी होती है प्राइमरी और दूसरी वैलेंसी होती है सेकेंडरी। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी पूछा गया है सेकेंडरी वैलेंसी से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो ये आपको दिखाई दे रहा है कोवोल्ट, तो कोवोल्ट के नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं हमारे 12th की बुक में, तो वो सबके सब जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। फिर बात की है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इस तरह की एंथैल्पी में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल को, किसी ग्रुप ऑफ जो एटम्स हैं, अगर उनमें से हमें किसी एक एटम को अलग निकालने के लिए यानी कि सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और उसका करेक्ट ऑप्शन होता है जिंक। ठीक, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, दैट्स वाई इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो सबसे ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हिंदी में है, इसका भी सेम ही मतलब है, तो हम इंग्लिश वाले सेक्शन पे जाएंगे। ये आया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। लेट्स से यहाँ पर दिया है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? इस OH ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? एक चेन रिएक्शन है, क्योंकि तुमको इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इस केस में। सिर्फ आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है? एक एल्कोहलिक ग्रुप है जिसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे SOCl2 से। और यही क्या होती है, जब एक क्वेश्चन बनता था पिछले साल, एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि कौन सा मेथड है जो एल्कोहल से हेलोजन बनाने का सबसे अच्छा मेथड माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है? ये मेथड होता है और इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा आपका कुछ ये होगा OH। ये फिनॉलिक ग्रुप है तो एल्कोहल ग्रुप नहीं है ये, दैट्स वाई इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे होगा CH2 और यहाँ आ जाएगा आपका Cl। ठीक, और साथ में बनेगा SO2 और साथ में बनेगा HCl। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में रहेंगे तो ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बचने वाला है ये बच जाएगा। और इसका सही आंसर है 1 सेकेंड, इसका सही आंसर है B वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया और यही क्या होगा? इसका मेजर प्रोडक्ट भी रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड विथ मेथेनॉल टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास सपोज करें कंपाउंड है, वो रहा ये। ठीक, और यहाँ पर क्या दे रखा है कि किसी भी एक कार्बन से CH2OH बनाना है। ठीक, हमको ये कंपाउंड बना के लेके आना है और बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग कि कोई भी इसमें से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठा लो जिससे कंपाउंड ये बनकर आ जाए। तो आपको याद रखना ये रहा तुम्हारा मेथेनॉल का फॉर्मूला।
ठीक, ये है तुम्हारा मेथिनल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमको अटैच करना है इस चीज़ को, हमको इस ग्रुप को यहाँ पर बनाना है। तो देखो इसमें एक कार्बन तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है, एक कार्बन तो ऑलरेडी दिया है, तो मैं कौन सा वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करूँ कि ये सी वाली रिंग आकर अटैच हो जाए किसके पास, इसके पास, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो सपोज करें कि ये रही मेरे पास वो रिंग साइक्लिक, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा MgBr, ठीक। अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो ये यहाँ से टूटेगा और जाकर अटैक कर देगा इस पर, फिर ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड बन के आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक। कार्बन के पास कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे आ गया हमारा O और साथ में जुड़ गया हमारा इसके आकर MgBr, ठीक है। अब क्या करवा देंगे, वही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, ठीक है, और जैसे ही करवाएंगे आपके पास जो कंपाउंड बनकर आया वो बनकर आ गया यहाँ पर, यहीं से लगा देता हूँ मैं, एक तो CH2 है और यहाँ पर आ जाएगा OH, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वो निकलेगा MgOH और Br, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है CH3OCH3 व्हेन ट्रीटेड विद एक्सिस HI। जब आप इसकी एक्सिस HI से रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा। तो जनरली क्या होता है, एक्सिस के अंदर केस जो रहेगा जब तुम एक्सिस HI के साथ कराओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रहा ईथर, ठीक है, ईथर थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ, ठीक। तो इस पे लोन पेयर होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और अटैक कर देगा हाइड्रोजन पर, बॉन्ड टूट गया हमारा ये सा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बन के आया, हमारे पास बन के आया यहाँ पर CH3C, दैट इज O, यहाँ पर आ गया H, अब इस पे चार्ज है पॉजिटिव और ये आ गया CH3, ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा I नेगेटिव, ठीक है। अब ये सा वाला I नेगेटिव क्या करता है, अटैक करता है इस पर और हमारे पास फिर से बन के आ जाएगा यहाँ पर CH3OH प्लस CH3I, डन। अब ये जो बना है यहाँ पर HI क्या है, एक्सिस में है। अब जब भी HI एक्सिस में होगा तो ये तो मॉलिक्यूल जो है फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन ये सा वाला जो अल्कोहल है ये अब भी स्टिल कैन रिएक्ट विद HI। तो यहाँ पर फिर से रिएक्शन होती है और HI के साथ ये जो ऑक्सीजन है फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी और ये टूटकर इधर चला जाएगा, ठीक। और हमारे पास बन के आ गया CH3, यहाँ पर OH और ये रहा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, और साथ में क्या निकला था I नेगेटिव। ये I नेगेटिव क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो आया CH3I, ठीक, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, दोनों के अंदर ही कॉमन है, तो हमारा जो रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये रहेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली रिएक्शन की। Let's say we are here. Which of the following compound will not react with benzene sulfonyl chloride? Benzene sulfonyl chloride, ठीक। बेंजीन ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SOONCl, ठीक। इसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं और इसका यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइमरी अमीन है, ठीक, तो वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगी और एक कंपाउंड बना लेगी, ठीक। और अगर हम उसको NaOH में डालते हैं तो क्या करती है, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है और जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है, या फिर NaOH के सोल्यूशन गैक्वस सोल्यूशन में ही सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी वाले की, तो सेकेंडरी वाला रिएक्ट करता है लेकिन वो एक्वस NaOH के सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। और अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी इसके साथ रिएक्ट करता ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि भाई ये सा वाला जो टर्शरी है ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करेगा,
ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। यहाँ पे बोला है उन्होंने कि स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। तो स्कर्वी का ऑप्शन है सी, यानी कि सी जो होता है ये सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये उसका ऑप्शन है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। कह रहे हैं 1% सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एक्स, यानी कि कोई सोल्यूट है जिसका 1% सोल्यूशन है एक्स, इज आइसोटोनिक विद ए 6% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यानी कि आइसोटोनिक है किसके साथ, 6% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज के साथ, जिसका मास है 342 ग्राम पर मोल। द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एक्स इज, तो जो मोलर मास होगा सोल्यूट एक्स का वो क्या होगा, इसका हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो पहली चीज़ समझने की है आइसोटोनिक। लेट मी टेक अ पेन। आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जिनका जो प्रेशर होता है, मतलब एक तरीके से जो हम बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर दूँ, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, उनको आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन का टर्म दे रखा है C, R और T, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। तो दोनों जब आइसोटोनिक होंगे तो हम मान सकते हैं कि दोनों का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि भाई यहाँ पर जो दोनों का पाई है, यानी कि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर 1 CRT सेम है, 1 R भी सेम होगा, T भी सेम होगा। फिर दूसरा पाई 2 इक्वल टू C2RT, ठीक है, दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख दो तो क्या हो जाएगा, C1RT इक्वल टू C2RT, ठीक, RT से RT कट गया। C1 का मतलब हो गया, एक तरीके से मान के चलें कि एक दिया है हमको 6% का और दूसरा दिया है 1% सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर C1 यानी कि एक, अगर मैं इसको ओरिजिनल टर्म में लिखूँगा तो कंसंट्रेशन मतलब N/B, ठीक, दूसरा दिया है हमारा N2/B, ठीक है, यानी कि N1/B और N2/B। अब आगे अगर हम जाएं इस क्वेश्चन की, लेट मी सेट इट, ठीक, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या है दोनों के, लगभग हम बराबर मान रहे हैं, लेकिन बस अमाउंट के हिसाब से हम चलेंगे। तो दोनों सपोज करो 100 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया इसको मान लिया मैंने 1, ठीक, मोलर मास मुझको पता नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाऊँगा, इसका मास में मान लूँगा, नंबर ऑफ मोल्स B से B में कट कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पे मान लिया मैंने 6, इसका मोलर मास भी मुझको पता है, ठीक। तो B की जगह पर क्या यूज़ कर लेंगे, मुझको ये निकालना है। तो यहाँ पे जब मैं निकालता हूँ इसको, यानी कि M1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 × M2 डिवाइड बाई 6, तो 1 की वैल्यू 1 रहने वाली है। M2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, M2 की जगह पे दिया है हमको 342 डिवाइड बाई 6। अब 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो पहले तो जा रहा है 5 टाइम, तो ये आ गया हमारा 5, ठीक, 5 टाइम गया, 4 बचेगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना जाएगा, 36 एंड दैट इज बिकम्स 37। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 57 ग्राम पर मोल। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो भी तुम्हारे पास सोल्यूट है एक्स, उसका जो भी ग्राम पर मोल आएगा दैट विल बी 57। अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट K ऑफ 3 मिनट पर मिनट, 3 पर मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसा करना है कि आपके पास K की वैल्यू दे रखी है 3 पर मिनट, ठीक है, और किसके साथ, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बतानी है तुमको, जिसका रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है 3 मिनट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर रिएक्शन कैसी हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, ऑलराइट, फर्स्ट ऑर्डर हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है हमारा T हाफ 0.693/3, ठीक है। 3 किसकी जगह है, यहाँ पर नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम K, ठीक है। तो यहाँ पे 0.693/K की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। तो 3 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.231, दैट विल बी द आंसर, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर मिनट, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा वाला है, इसका ऑप्शन ये है डी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। लेट्स से ओके, which of the following is used in the hearing aids? जो जिनको कम सुनाई देता है वो हेयरिंग एड का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो बैटरी यूज़ होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी वाली जो बैटरी होती है उस बैटरी को बोलते हैं हम क्या, मरकरी सेल। इनके छोटा सा बैटरी आती है, ठीक, बटन, जिसको बटन सेल भी बोलते हैं, तो उसका यूज़ किया जाता है इस जगह पर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज कह रहे हैं एनिलीन ऑन रिएक्शन विद द ब्रोमीन वाटर गिव्स। एनिलीन की अगर हम रिएक्शन करवा दें ब्रोमीन वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस कोऑप्शन के अंदर अगर हम बनाने की कोशिश करें ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये रहा हमारा एनिलीन, ठीक है, और ये है हमारा ब्रोमीन वाटर। ऑलराइट, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आने वाला है, देखो पहली चीज़ समझ लो कि देखो मेटा तो बनने से रहा, ठीक है। अब बात करें हम कि ऑर्थोब्रोमो एनिलीन की और पैराब्रोमो एनिलीन की, तो इस तरह के प्रोडक्ट को फिर उन्हें एक ऑप्शन देना चाहिए था, मतलब ये दोनों अगर एक ऑप्शन में होते तभी ये बनता। तो हमारा रिजल्ट क्या है, सी वाला, बी वाला, जो कि हमको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा यूज़ करते अपने दिमाग की पावर तो। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज असर्शन रीजन, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन आया है, बोल रहे हैं कि डेल्टा मिक्स और एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड मिक्सिंग वॉल्यूम के अंदर अगर ज़ीरो हो तो आइडियल सोल्यूशन होगा, यानी कि डेल्टा एच एंड डेल्टा आर आर ज़ीरो फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। द सोल्यूशन विच ऑलवेज रोल्स स्लो ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एन आइडियल सोल्यूशन। ये बात भी ठीक है, ठीक। तो इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, तो बी इसके लिए ऑप्शन तो बी ही रहेगा, ठीक है। फिर अगले पे आ जाते हैं हम, अगला वाला क्या है हमारा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। द रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है, ठीक। तो ये सा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। लेट मी व्हाट हैपन टू दिस, ओके, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा रीज़न करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा आई थिंक डी वाला होगा, जिसके अंदर क्या होता है असर्शन रॉन्ग बट रीज़न इज करेक्ट। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, बात ठीक है, देता है। दीज रिएक्शन सपोर्ट्स द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये बात भी ठीक है, बिकॉज दीज रीजन सपोर्ट द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। ये MCQ का लास्ट ऑप्शन बचता है। इसमें बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल इज हायर देन दैट ऑफ द ब्यूटेन 1 अमीन, यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ब्यूटेन 1 अमीन से, ठीक है। तो हम जानते हैं इनके बीच में जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि मोर स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन 1 अमीन के, ठीक है। फिर बीइंग मोर पोलर ब्यूटेन 1 ऑल फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन 1 अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो ये बीइंग मोर पोलर यानी कि इसकी जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन 1 अमीन की बात करें तो इसमें क्या होंगे, कम स्ट्रॉन्गर होंगे। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी करेक्ट है, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। ये दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं, दैट्स वाई इसका ये ऑप्शन सही है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेक्शन बी। इस सेक्शन बी की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक, 2 into 1। तो यहाँ पे बोला राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI,
ठीक है। तो देखो जब तुम HI से रिएक्शन करवाते हो तो इसका प्रोडक्ट जो आता है वो N हेक्सेन आ जाता है। आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट HI से रिएक्शन करवा देना। ठीक, फिर जब इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपका आ जाएगा पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो इसका मैं लिख देता हूँ CHO, फिर यहाँ पर आएगा CH, इसको 4 टाइम कर लेते हैं, और यहाँ पर आएगा हमारा OCOCH3, कितनी टाइम? 4 टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2, और यहाँ पर आ जाएगा फिर से हमारा CCOCH3। ठीक है, ये हो गया हमारा पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो इस तरह की दोनों रिएक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ रिएक्शन डायरेक्ट करवाई जाती हैं जैसा NCERT में दिया है। आप भी अगर इसी तरीके से करके आए हो तो आपका आंसर करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, डिफाइन द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, हाउ इज इट रिलेटेड टू द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो जब भी हम बात करते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की, तो जब तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो नॉर्मली, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक, तो उसमें जब हम एलिवेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। तो यहाँ पर वही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की बात चल रही है, और इसका हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी कि ये किस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड है, उसके लिए सेपरेटली 2 फार्मूलाज दिए हैं। एक तो दिया है आपका डेल्टा TB के लिए और एक दिया है डेल्टा TF के लिए। ठीक है, तो वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करके इसके रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। नॉर्मली फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका KF और यहाँ पर आ जाएगा M। इसकी बात चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय एथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर, यानी कि एथेनॉल का मिक्सचर हो और एसीटोन का मिक्सचर हो तो ये किस तरह का डेविएशन दिखाएंगे। गिव रीजंस व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय दैट डेविएशन, और उससे किस तरह का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन के आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, एजियोट्रॉप्स जो मिक्सचर्स होते हैं उसके केस में 2 तरह के होते हैं। ठीक, तो जैसे पहले फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैक्सिमम की, और एक होता है मिनिमम। ठीक, तो ऐसे सोल्यूशन जिनके बीच में जो उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है तो उनको बोलते हैं मैक्सिमम। ठीक, और जिनके बीच में उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है तो उनको बोलते हैं मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक तो एथेनॉल है और दूसरा क्या है, एसीटोन है। ठीक है, अब देखो एथेनॉल के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब आप उसके अंदर एसीटोन को डालोगे तो उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा कि जो दोनों का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है या जिसके ऊपर अगर हम उन्हें बॉइल करें तो जो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जहाँ की उनको अट्रैक्शन फील करने की जगह पर वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन फील करेंगे। इसकी वजह से जो यहाँ पर मिक्सचर बनता है उसके अंदर डेविएशन आता है हमारा पॉजिटिव। ठीक, और उस पॉजिटिव डेविएशन की वजह से इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल। ठीक, दैट्स वाई यहाँ पे हमको जो सबसे सर्टेन चीज़ नज़र आएगी यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वाली कैटेगरी के एजियोट्रॉप्स के अंदर आ जाएगा। In a reaction, if a concentration of reactant X is tripled, the rate of reaction become 27 times. What is the order of the reaction? ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर X है मेरे पास, 1 सेकेंड, लेट्स से मेरे पास X है, X से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे A या B जो भी। ठीक है, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दूँ यानी कि 3x बना दूँ मैं इसकी कंसंट्रेशन को। ठीक, और इसकी इक्वेशन मैंने लिख रखी है कि R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ X। ठीक है, अगर R बराबर हो रहा है मेरा 27 टाइम, सिर्फ 3 टाइम बढ़ाने से। ठीक है, यहाँ पर है मेरा K, तो इसकी कंसंट्रेशन पर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट
पढ़ने वाला है। तो उसके अगर हम बेसिस पे देखेंगे तो देखो 3 को 3 3 एंड 3 यानी कि हम 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। दैट्स वाई अगर इसके अंदर पूछा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर देन दैट वुड बी इटसेल्फ 3। गॉट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। State a condition under which a molecule reaction is kinetically a first order reaction. Give an example of such a reaction. कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो बाई मोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं वो काइनेटिकली क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे तुमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का नाम सुना होगा, ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ को ऐड कर देना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं बायोमोलिकुलर होती हैं बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, अब अगली रिएक्शन आई है हमारी एसी वाली। इसके अंदर क्या दिया है इन्होंने, लेट मी क्लियर इट। यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्शन होगी, ठीक है, बनेगा MnO4 निगेटिव प्लस MnO2, ठीक, और रेस्ट कितना बच रहा है, 2 टाइम H2O। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, बस यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखनी है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस कर लेना खुद। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आता है 2 टाइम Cr3 पॉजिटिव, ठीक, ये क्या है Fe क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारा 6 टाइम Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है यानी कि ये निकल जाएगा हमारा 7 टाइम H2O। 1 सेकेंड, 7 टाइम H2O। ठीक है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, विच ऑफ द हेलोजन कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन द SN2 रिएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, हमेशा इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन के अंदर क्या होगा, एक बैक अटैक होता है बैक साइड से, तो जिसके अंदर हमको ऑर्डर पता है कि इसका नॉर्मल ऑर्डर जो होता है SN2 का वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा आपका कार्बन जिसको हम बोलते हैं 2nd डिग्री और ये वाला कार्बन है जिसको हम बोलेंगे 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। ठीक है, वाई डज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन हेलो एरीन्स इंक्रीजेज देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर अगर हम ऑर्थो और पैरा के ऊपर हेलो एरीन्स के अंदर अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो उससे क्या होती है कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। किसके लिए बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए। तो इसके लिए एक पूरा पोर्शन दे रखा है NCERT के अंदर, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर अगर आप हेलो एरीन को देखो, ये रहा हमारे पास हेलो एरीन, हमने X लगा लिया। ठीक है, अगर मैं सपोज करो पैरा पे लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप और ऐसे ही जैसे इन्होंने बोला है ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, हम जानते हैं कि इसके अंदर जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच लेते हैं बेंजीन रिंग से, जिसकी वजह से क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, जैसे नॉर्मली बेंजीन रिंग जो देती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जब यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू खींच लिए जाएंगे बीइंग टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है अब वो उस जगह पर अटैक कर सकता है, इसी वजह से ये अटैक कर देता है यहाँ पर और हमारी रिएक्शन होने लगती है। दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। What type of nucleophilic substitution SN1 or SN2 occurs in the hydrolysis of 2-bromo-butane to form plus minus butane to all? Give reasons. कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि SN1 हो या SN2 हो, अकर इन हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा हाइड्रोलाइसिस में जिससे कि 2-bromo-butane फॉर्म कर ले, क्या ब्यूटेन टू ऑल? गिव रीज़न।
कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपके पास रिएक्टेंट दिया है वो कौन सी कंडीशन में है ये देखना है आपको। ठीक है, तो ये रहा ब्रोमो ब्यूटेन CH2, यहाँ पर आ जाएगा आपका Br सेकेंड पोजीशन पे CH, और यहाँ पर CH2 और ये आ गया CH3। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है हमारी ये हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर अटैक होता है, ठीक, तो जनरली क्या होता है, अगर हमारा इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास कंडीशन आएगी ये सी वाली CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ गया CH3। उस कंडीशन में अगर Br यहाँ पर Br को हमें यहाँ से हटाना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे। और वो कब हो सकता है, वो हो सकता है हमारा SN1 रिएक्शन में। ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, दैट विल मेक इट स्टेबल, और इसकी स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर अटैक पॉसिबल है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा ब्यूटेन टू ऑल, जिसके अंदर एक प्लस वाला होगा और एक माइनस। जो प्लस और माइनस यहाँ पर डिनोट कर रहा है, दैट इज़ शोइंग कि इस कंडीशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसके अंदर एक तो इन्वर्टेड होगा और दूसरा वाला रिटेंशन वाला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर इस तरीके से निकाला जा सकता है। What happen when chlorobenzene and methyl chlorides are treated with sodium metal in dry ether? यानी कि अगर आप क्लोरोबेंजीन ले लो, पहली चीज़ आपके पास क्लोरोबेंजीन हो, ये रही आपकी क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और साथ में करवा रहे हैं आप रिएक्शन किससे, सोडियम मेटल से, और साथ में रिएक्शन हुई है CCH3 ड्राई ईथर। ठीक, तो जब हम ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाएंगे तो ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाते वक्त ये होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और जो भी आपकी बेंजीन रिंग और CH3 होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ ये आई हमारी रिंग और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा और साथ में बन के आएगा हमारा क्या, 2 टाइम NaCl। ठीक, अब ये सोल्यूशन में जो रिएक्शन हो रही है जैसे ड्राई ईथर है, तो ड्राई ईथर का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही डिसॉल्व कर सकता है या फिर सॉल्युबल हो सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकल आएगा। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 25% कंप्लीट होती है तो उसका 40 मिनट्स हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि भाई इसका रेट कांस्टेंट पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद बताना है कि 80% कंप्लीट होने पर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 80% कंप्लीट होने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से वी आर गोइंग विद दैट। तो लेट्स से मेरे पास क्या है, कोई एक कंपाउंड है A और मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ B में। ठीक है, रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में ये पूरा 100 था और यहाँ पे 0, टाइम क्या था मेरे पास, T0। ठीक है, अब मैंने कुछ देर के बाद क्या किया, जब टाइम हो गया T40 तो मुझको पता चलता है कि 100 में से 25% कंप्लीट हो गया, यानी कि मटेरियल मेरे पास जो बचा है वो बचा है 75% या फिर 75 बचा है। ठीक है, इस टाइम पे मुझको कैलकुलेट करना है K की वैल्यू। तो K की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखें, तो K बराबर होगा हमारा, K बराबर यहाँ पे आएगा हमारा 2.303 अपॉन T फॉर टाइम लॉग, यहाँ पर आ जाएगी हमारी इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्या थी हमारी, पूरी 100 थी, डायरेक्ट रख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी जो हमारे पास बचा है 75। ठीक है, अब T कितना था हमारा, तो मैं यहाँ पे T को डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे T कितना आया हमारा, T आया है हमारा 40, लेट्स से 40। ठीक है, तो K कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 40 इनटू ये जाएगा हमारा यहाँ पर 3 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम। अब log 3 और log 4 यानी कि एक तरीके से हमारी वैल्यू आ रही है 0.30, लेट मी करेक्ट इट, 0.30
6030 माइनस log 3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, कितनी दी है 0.48। ठीक, तो इसको वैल्यू को आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं तो 0 माइनस 0.48। ठीक है, इसके बाद रियली सॉरी, इसके बाद क्या आई है, हमारी वैल्यू आई थी k बराबर 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.60 माइनस 0.48 लेस है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जब 48 को हम निकालेंगे तो यहाँ पर बच रहा है 12, यानी कि 2.303 अपॉन 40 और यहाँ पर आ गया हमारा 0.12। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो भी आंसर आएगा k का, उस k की वैल्यू को यूज़ करना है। अगली बार जो इक्वेशन बनाएंगे आप t के लिए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2.303 और जो k की वैल्यू आई है वो यहाँ पर रख देना, जो यहाँ से पूरी वैल्यू उठा लेना एज इट इज़, जैसे ये रखा है वैसे उठा देना। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा log। अब जब 80% जाएगा तो बचेगा कितना, 20%। तो इनिशियल अमाउंट तो हमारी 100 ही रहनी है और फाइनल अमाउंट हो जाएगी 20। ये जाएगा आपका 5 टाइम, 5 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, चलो रख लेते हैं फिर भी। तो 2.303 k की वैल्यू यहाँ पर ऐसी रखेंगे तो 2.303, ठीक है, और इंटू 0.12। ठीक, और जो 40 नीचे था ऊपर आ जाएगा तो ये 40 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पर आएगा log 5 की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी 5, तो log 5 की वैल्यू कितनी दी है 0.69। अंडरस्टैंड? ठीक है, इससे ये वैल्यू कट गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटोगे इसको 4 आ जाएगा, इसको काटोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2 एंड 3। ठीक है, इस 4 से इसे काट दो, 10 चला जाएगा, और t बराबर हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पर, t बराबर आ गया हमारा 230। और ये किस में था, ये दे रखा था हमको मिनट में। ये था इसका टोटल आंसर। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, रीमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो रीमर-टीमैन रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। ऑलराइट, रीमर-टीमैन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर रिएक्शन करवाते हो। ओके, तो हम अभी तक बात कर रहे थे और अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बात कर रहे हैं हम रीमर-टीमैन की। तो नॉर्मली जब भी हम रीमर-टीमैन की बात करते हैं तो रीमर-टीमैन रिएक्शंस के अंदर आपका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक, तो इसमें रिएक्टेंट यूज़ किए जाते हैं Cl3 और साथ में यूज़ कर लेंगे यहाँ पर KOH। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो हमारा प्रोडक्ट होगा सैलिसल्डिहाइड। ये रहा आपका OH और यहाँ आ जाएगा CHO। ठीक है, ऐसे ही जब कॉलवे की बात होगी तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और कभी कभी यहाँ पर यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही दिखाई गई है NCERT में, तो आप वही यूज़ करना। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अंडरस्टैंड? Now move to the next. Name the reagent used in the bromination of phenol to form 2,4,6 tribromophenol। यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाने के लिए हम कौन से रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है आपका Br2H2O और दूसरा दे रखा है आपका Br2CS3COH। ठीक है, जब ये यूज़ करेंगे तो एक तो ऑर्था बनेगा और पैरा बनेगा। जब ये वाला यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके, 1 सेकेंड। हियर इट इज़ CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, KCN के साथ। नाउ वी आर कमिंग विद द KCN। तो जब KCN से करवाएंगे तो ये वाला जो है KCl यहाँ पे निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CN। जब रिएक्शन करवाएंगे एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो यहाँ पर क्या होगा, ये CN का जो है यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2CH2NH2। ठीक है, ये अमीन ग्रुप है। जब हम HNO3 के साथ कराते हैं 0 डिग्री पर तो जैसे वो होता है डायजोनियम रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन होती है, लेकिन ये क्या है, एलिफेटिक है, दैट्स वाई यहाँ पर बन के आता है अल्कोहल।
नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है FeSCl, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन पढ़ी होगी तुमने, ठीक। वहाँ पर टिन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये सा वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, NH2 में, ठीक है। NH2 में हुआ, डायजोनियम करवा देंगे, यहाँ पे ये बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बन के आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर करवा देते हैं आप C6H5OH से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन के आता है आपका प्रोडक्ट, ठीक। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा, ठीक, तो यहाँ पे C6H5OH है, यानी कि फिनॉल से रिएक्शन करवा रहे हैं, जो कि एक कैसी है, एसिडिक इन नेचर में है। दैट्स वाई हमारा जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आएगा वो रहेगी हमारी बेंजीन रिंग, ठीक। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। ऑल राइट, इट इज़ द कन्वर्जन। एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं हमको। इन्होंने ऑप्शन कितने दिए हैं, 4 दे रखे हैं, तो हमको कोई भी 3 करके दिखाना है, ठीक। तो यहीं से रिएक्शन हमारी शुरू हो जाती है। तो पहली वाली रिएक्शन के अंदर क्या है, बेंजोइक एसिड है और इससे बनाना है बेंजोल्डिहाइड। तो सिंपली क्या करना है आपको, ये ले लिया हमने बेंजोइक एसिड, ठीक है। रिएक्शन करवा देंगे SOCl2 से, ठीक। जैसे रिएक्शन करवाओगे प्रोडक्ट बन के आएगा आपके पास ये, ठीक है। उठाया इसको और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम रोज़नवुड, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा H2PD, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट बन के आ जाएगा हमारा। डन। अगले पे आ जाओ। एथेनॉल टू प्रोपेनॉल बनाना है हमको, एथेनॉल से बनाना है हमको प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये देख लो, ये रहा हमारा एथेनॉल। 1 सेकेंड, वेयर इज दैट, एथेनॉल, ये रहा हमारा एथेनॉल, ठीक है। रिएक्शन करवा देंगे इसकी किसके साथ, CH3Mg, और यहाँ पे ले लिया हमने Br, ठीक। साथ में करवा दो इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। रिएक्शन होगी, बन के आएगा CH3COH H CH3, ठीक है। फिर क्या करा दोगे इसका करा देंगे हम रिडक्शन, ठीक है। जैसे ही हम इसका कराएंगे हम ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन नहीं कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। जैसे हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमारे पास बन के आ जाएगा CH3COCH3, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन के आ गया, जिसको हम प्रोपेनॉल कहते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि एसीटोफिनॉन है हमारे पास, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है हमको एसिडोफिनॉन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे। एसिडोफिनॉन, लेट मी मेक इट डिसअपियर, एसिटोफिनॉन, ओके। ये रहा हमारा एसिटोफिनॉन, ठीक। एसिटोफिनॉन ये रहा हमारा, ऑलराइट, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन करवानी है हमको। और देखो इसके कई तरीके हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर KMnO4 से करा दो ना, KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दो डायरेक्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ठीक। बाकी 2-3 स्टेप लगेंगे, ये भी डायरेक्ट तरीका है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल एथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन से हमको 1-फिनाइल एथेनॉल बनाना है, 1-फिनाइल एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल बना देंगे कैसे, ये रही हमारी ब्रोमोबेंजीन, ऑलराइट। और ये रहा हमारा Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं हम, ठीक। और हमको क्या लगाना है, एथेनॉल लगाना है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो ये हो, CH2OH, डन। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। अब हमको उस स्टेप से वहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ पर हमको Br हटाना है और इसकी जगह पर क्या लगाना है, CH2
OH लगा देना है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन करवाएं इसके साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ऐड करना पड़ेगा CH2, ठीक है। तो पहली रिएक्शन करवा लेते हैं। यहाँ पर पहला तरीका तो यही है कि आप क्या करो, CH3 CH2 और यहाँ पर ये ले लिया हमने Br, साथ में करवाएंगे किसके साथ, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ओके। मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूँ जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हम फिर से कर लेते हैं, ओके। ये देखें, ये रहा हमारा ब्रोम, ठीक है। रिएक्शन करवानी है हमको 2Na Br CH2 CH3, ठीक है। वोट स्प्लिटिंग रिएक्शन, और हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवा लेंगे या क्लोरीनेशन करवा लेंगे, ठीक है। जैसे ब्रोमिनेशन होगा तो हमारा एक फेमिलियर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। वैसे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हमको जो चाहिए, हमको सपोज करो ये मिल गया, ठीक है। ये मिल गया 2 और ये आ गया Br, ठीक। इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम KOH से, ठीक। जैसे रिएक्शन करवाओगे ये आ गया आपका प्रोडक्ट CH2, इन्होंने बोला है 1 फिनाइल एथेनॉल, ठीक है। 1 फिनाइल एथेनॉल का मतलब है हमको ये सा वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट वंस अगेन। हमको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था, कहाँ पे थे हम, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है। ये था हमारा CH2 CH3, ये बन के आया था हमारा वुड्स रिएक्शन से प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब हम इसका क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन, ठीक, वो भी सनलाइट में, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है हमेशा से। यहाँ पे Br आ जाता है सेकंड पोजीशन पे, ठीक, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन करवा दें KOH से, तो हमको जो चाहिए था वो हमारे पास हाजिर हो जाएगा कुछ ऐसे, दैट्स डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इट हैज़ द वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mmHg एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है कि उसका मोलर मास क्या होगा, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। अब इन्होंने देखा है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 300 केल्विन इज 32 mmHg, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन मिल गई, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन वेट हमको पता है, उससे पहले पता करने की ज़रूरत है कि भैया इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है P0 माइनस P अपॉन P इक्वल टू यहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन के अंदर, या फिर हम मोल फ्रैक्शन की जगह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चलो मोल फ्रैक्शन ही लिख लेते हैं B का, ठीक है। और या फिर हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर NB अपॉन NA, डन। नाउ कम ऑन, यहाँ पे बोल रखा है कि भाई इतना ये दे रखा है, इतना इसका दे रखा है, ठीक है, ये सी वाली चीज़ जो है, ठीक। और साथ में बोल रखा है कि यहाँ वाला P0 जो आ जाएगा वो अलग आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 32 माइनस 31.84, ठीक। नीचे दे रखी है हमारे पास 32 फिर यहाँ पे NB की बात कर रहे हैं, तो NB के अंदर क्या है, हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट है। NB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12B WB अपॉन MB, इसकी जगह लिख सकते हैं हम WA अपॉन MA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो W की जगह क्या आ जाएगा 5, ठीक, और MB हमको पता नहीं है, हमको निकाल के दिखाना है ये, ठीक है, इनटू। फिर बात करते हैं हम दूसरे वाले की, तो इसकी जगह पे दे रखा है हमको, जब ये रिवर्स होगा इसके ऊपर से नीचे पहुँचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मोलर मास यानी कि 18, और ये WA का मतलब है यहाँ पे 200 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। अब इस M को इधर लेकर आना है, बाकी वैल्यूज़ को आप कर लो, तो 32.84
मतलब 32.00 से हमको निकाल देना है 31.84। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर 110 है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0.16 अपॉन 32। ठीक है, इंटू यहाँ पर हमारा 5 है तो 5 अपॉन MB इंटू 18 अपॉन 200। ठीक है, इस MB को इधर ले लो। ठीक, इस सारी वैल्यू को उधर पहुँचा दो, तो 5 अपॉन 18 इंटू 32 अपॉन 0.16 इंटू 200। इसके 2 0 खा लेगा ये पॉइंट, 16 दूनी हो जाएंगे 32। ठीक है, फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, 18 पंजे होते हैं 90, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 90। दैट्स इट। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। काफ़ी थक गया हूँ मैं भी। ओके, नेक्स्ट वाले पे पहुँचे। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl इज़ 2.48 इंटू 10 की पावर -2 साइमन्स पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बता दो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बता दो। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा के मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। ठीक है, तो पहली चीज़ हमको मोलरिटी दे रखी है साथ में, तो हमको M पहले से पता है 0.2 है। ठीक है, इसकी जगह पे कप्पा दे रखा है, तो कप्पा की वैल्यू 2.48 इंटू 10 की पावर -2 है। अगर बात करते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये होती है कप्पा 2000 अपॉन मोल। वैल्यू रखनी है इसमें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वही मेथड है जो पहले से होता आया है। ठीक है, तो उस मेथड को यूज़ करके आप उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज करो कोई सॉल्ट था, उससे B बना, तो अगर उसकी अमाउंट हमने मानी थी C, तो यहाँ पर 0 होगी। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, C क्या हो जाएगी 1 - x मान लेते हैं, चलो x मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी CX हो जाएगा। फिर उसके अंदर अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू लिख लेना। ठीक है, आंसर ओवरऑल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे जो हमारा सबसे लास्ट में बचा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक करेक्ट फार्मूला और भी होता है, अगर वो भी चाहो तो वो भी लगा सकते हो, उससे आंसर ज़रा थोड़ा जल्दी आ जाएगा। जो यहाँ से तुमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली थी, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि इन्होंने KCl दे रखा है, तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, और अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगा के इस वैल्यू को यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 2 तरीके हो गए इसके। ठीक है, तीसरे तरीके में बहुत टाइम लगेगा, अब मैं बताने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पे आ गए, अब 29 है और ये कौन से सेक्शन से आया है, D वाले सेक्शन से आया है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है केस स्टडी की, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुँचो और उनके आंसर कर दो। ठीक है, वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसकी वेरिएबल वैलेंसी की वजह से वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कंट्रैक्शंस इन द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड्स। जब हम 4f सीरीज़ की बात करते हैं या 4f सीरीज़ के ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो उसका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। दैट्स वाई वो उनके एटॉमिक साइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। डिफाइन द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हाउ डज इट इफेक्ट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो सेकंड सीरीज़ होती है और थर्ड सीरीज़ होती है, उनके एटॉमिक साइज लगभग बराबर ही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। इन एक्वस मीडियम विच इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव या फिर Fe2 पॉजिटिव एंड वाई, यानी कि कौन सा वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसको सिंपली ऐसे समझो कि जब हम बात करते हैं Cr2 पॉजिटिव की, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करता है, और जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन दे देती है तो उसकी जो नीचे वाली सीरीज़ होती है ना, वो क्या हो जाती है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। अगर हम बात करें Fe2 पॉजिटिव की, तो इसकी ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी दोनों क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगी, और इसकी जो है T2G फिल हो जाएगी। ओके, T2G फिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेना, ये ठीक है, इसका आंसर बस यही था। अब बात करते हैं आगे वाले की। यहाँ पहुँच गए हम। ओके, दूसरी केस स्टडी।
व्हाट आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बनते उनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, और उनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। व्हाट इज मीन्ड बाय द ज्यूइटर्स आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, तो ऐसे अमीनो एसिड्स जिसके अंदर क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप हो और एक बेसिक ग्रुप हो, तो वो क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करके एक कैटायन और एनायन बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं ज्यूइटर आयंस। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये जो तुम्हारे बाल होते हैं वो आ जाएंगे फाइब्रस में, ग्लोबुलर के अंदर तुम अपनी मसल्स वगैरह जो भी चीज़ें डाल लो। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, तो लिंकेज जो प्रोटीन को होल्ड करते हैं उनको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर विच कैरेक्टराइज्ड रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर होता है जो कि करेक्टराइज करता है कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, तो जिस शुगर के अंदर फ्री कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा वही क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड्स एंड द न्यूक्लियोटाइड्स, तो मैं बता देता हूँ आपको, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं जिसके अंदर शुगर हो और नाइट्रोजिनस बेस हो, अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो इसमें फॉस्फेट बॉन्ड भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं CH2 CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट वही बन के आएगा जिसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हो रही है आपकी रिएक्शन डाइल्यूट है, दैट्स वाई इसका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वाले एग्जाम्पल के अंदर Br2 से रिएक्शन हो रही है FeBr3 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये सिमिलर रिएक्शन होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रिएक्शन करवाते तो इसका जो Br2 है वो जुड़ेगा कहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेटा प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि COOH जो ग्रुप है वो जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। निम्नलिखित यौगिकों के बारे में बाद में बताता हूँ। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट ये सा वाला देगा, 1 सेकेंड, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये सा वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या है, मेथाइल कीटोन ग्रुप की ज़रूरत होती है। पेंटेनल एंड पेंटेन 3 ऑन, अगर हम बात करें पेंटेनल की और पेंटेन 3 ऑन की बात करते हैं हम, तो जो पेंटेनल होता है, ठीक है, इसका तो कोई भी टेस्ट लगा लो तुम, ठीक है, फैलिंग टेस्ट भी देता है ये, ठीक है, और दूसरा टेस्ट होता है हमारा इसके अलावा टॉलन टेस्ट, ठीक है, कोई भी लगा लो, ये तो कोई भी दे देगा टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके और में, इसके और में चलते हैं। इन सेमी कार्बोजाइड ओनली 1 NH2 ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं फिर भी, ठीक है, ये होता है ये NH2 NH, ठीक है, ये कहते हैं कि देखो इसके अंदर इतने सारे 2 ग्रुप तो हैं ही एटलीस्ट जो टर्मिनल पे हैं, फिर भी क्या होते हैं, सिर्फ ये सा वाला ग्रुप ही इन्वॉल्व होता है, तो ये सा वाला जो होता है ना वो रेजोनेंस में रहता है इसके साथ, ठीक है, तो इस वजह से ये इन्वॉल्व नहीं होता। एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टूवर्ड्स द एडिशन ऑफ HCN, तो एसिटल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये देखें, इसको ऐसे ही समझ लें, ऑलराइट। देखो किसी भी कार्बन, जो हम इस कार्बन की बात करें तो ये पार्शियली निगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको 0 मान लें तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी के लिए या इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, इसकी कंपेयर में इसके पास 2 ग्रुप है, ठीक है, तो इसके पास इसकी जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो अटैक करने के लिए जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है इस पर, वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एसिटल्डिहाइड के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव बिहेव करता है और ये वाला लेस रिएक्टिव बिहेव करता है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी उसके बेसिस पर इसको डिफाइन करना है, तो ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं। इसकी भैया सबसे ज़्यादा, उससे कम और इसकी सबसे कम। नेम द रिएजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन से रिएजेंट का यूज़ किया गया है उस रिएजेंट का नाम बता दूँ, ठीक है, डन। PCC पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक, तो पहली चीज़, आई एम सॉरी,
ओके हाँ, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो जिसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, तो जब मैं हेल वोल्हार्ट्स करवाऊंगा, सपोज करो Br2 से करवा दिया मैंने P रेड की प्रेजेंस में, ये फॉस्फोरस रेड वाली है, ठीक है। जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा बस यही रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ट जिन्स की रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इसमें बोला है कि राइट द IUPAC नेम, ठीक है। तो IUPAC नेम के लिए साइनो है, ये डायमीन ये सवाला है एथाइलिन डायमीन, ठीक है, और ये एक्वा है, ठीक है। तो एक्वा से शुरू करेंगे और नाम लिख देना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम कोबाल्ट, और देखो यहाँ पर CN आ गया, कोबाल्ट थर्ड वाला है ये, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आएगा सबसे पहले एक्वा, ठीक, और ये है एथाइलिन, ठीक। तो हम जब नाम लिखेंगे इसका तो हम लिखेंगे एक्वा साइनाइडो बिस, इसका नाम आएगा एथाइलिन डायमीन, ठीक है। और फिर आएगा हमारा कोबाल्ट, उसकी चार्ज है थर्ड, ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे आयन। डन। Why is the geometrical isomers not possible in tetrahedral complexes having two different type of unidentate ligands coordinated with the central metal ions? ठीक है, तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक, कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स की जो हम देखेंगे, तो जब हम उनको सेपरेट करते हैं ना, तो वो हमेशा क्या होते हैं, कोई भी दो, जैसे टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड जुड़े होंगे, तो आप उनको किसी भी एक शेप में काटेंगे तो एटलीस्ट कोई दो बॉन्ड जो होते हैं वो एक जैसे नज़र आते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उसके अंदर कोई भी ऐसा ज्योमेट्री हमको नज़र आती नहीं। फिर बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि जो सबसे ज़्यादा होगी वो होगी इसके अंदर साइनो की, फिर दूसरे नंबर पे ये माइल्ड आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये वीक आ जाएगा। डन है। Write the hybridization and the magnetic character of the complex NiCO4 on the basis of the valence bond theory। इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। मैग्नेटिक करेक्टर की बात करो तो इसका मैग्नेटिक करेक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि म्यू इक्वल टू 0 रहता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। आउट ऑफ द COF6 माइनस एंड COC2O4 3 माइनस विच वन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या है, चिलेट लिगेंड्स की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये सवाल है क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो ऑफकोर्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये सवाल हो जाएगा। और कुछ भी बचा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एम्बिडेंटेड लिगेंड्स एंड द बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो देखो बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास कोई दो सेपरेट एटम्स हो और वो दोनों सेपरेट एटम सेंट्रल मेटल से जुड़ सकें, तो बाइडेंटेड होते हैं। एम्बिडेंटेड पहले क्वेश्चन था, यानी कि उनमें ऐसा कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसके अंदर लिगेंड्स हो जिसके अंदर कोई दो एटम कैपेबल हो और उनमें से कोई एक ही जुड़ पाए, ठीक है। अगला देख लो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D5 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG इन ए ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन ये, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन दी है आपको कि जब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज़्यादा हो, और एक कंडीशन दी है जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो, P4 होता है पेयरिंग, ठीक है। तो जब ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा नहीं है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी क्या है हमारे पास, कम है। उस केस में क्या होता है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा T2G3 और EG2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा T2G5 EG0, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ऑल राइट, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक। तो इसके अंदर क्या है कि हमको क्या करना है, EMF कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू डायरेक्ट रखी जा सकती है इसकी। तो कोई भी नर्स इक्वेशंस उठाओ, यानी कि E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने 25 बोला है तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग की पावर, जिसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ हो तो ऑक्सीडेशन हमको दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो भैया ऑक्सीडेशन हुआ होगा जिंक का। तो यहाँ पे लिख देंगे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन नीचे लिख देंगे कैडमियम की कंसंट्रेशन। इस पे भी 2 ही चार्ज है, इस पे भी 2 ही चार्ज है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये दे रखी है जिंक की, और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। वैल्यू उठाओ रखो, बात ख़त्म। इसके लिए निकालने के लिए हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ये क्या होता है, कैथोड पहले आता है एनोड बाद में आता है। तो ये सवाल हमारा कैथोड है और ये सवाल हमारा एनोड है, ठीक है। यूँ करके E नॉट सेल, ठीक, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। सब स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। ऑल राइट, वी आर रीच टू द एंड। स्टेट फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ रहता है आपका ये सवाल, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है। Aqueous NaCl solution be affected when it is electrolyzed. तो how will the pH of the aqueous NaCl solution be affected when it is hydrolysis? तो सीधी सी बात है, जब NaCl का हाइड्रोलाइसिस होता है तो तुमको पता है ना, हमने 10th में ही पढ़ रखा है ये, कि इसमें क्या बनता है, NaOH बनता है। तो भाई सब सोल्यूशन का नेचर जो होगा वो बेसिक होने लगेगा, ठीक है, ओके। और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो इस वजह से एसिडिक नेचर और भी कम होता जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द डेल्टा Rg नॉट एंड लॉग Kc फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, FeS प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस, Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag। यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड्स वैल्यूज भी दे रखी हैं, आपको यही निकालना है डायरेक्ट, ठीक। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो फार्मूला लगा लेना। कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ओके। अगर E नॉट सेल की बात करें एट इक्विलिब्रियम, ऑल राइट, तो यहाँ पर आता है पहली चीज़ माइनस, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड, ओके ना मूव, ओके। जब हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं तो जब भी इक्विलिब्रियम में कंडीशन पहुँचेगी तो सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे डेल्टा G की जो वैल्यू होती है, डेल्टा G नॉट की जो वैल्यू होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो होती है -NFE नॉट सेल, ऑलराइट। अगर यहीं पर मैं बात कर रहा हूँ दूसरी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल Kc के लिए निकालूंगा मैं, तो Kc के लिए हो जाएगी E नॉट सेल की वैल्यू, अगर हम इसी को रख लें यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303, ठीक, 303। फिर यहाँ पर आएगा RTNF, ठीक, और ये आएगा हमारा log Kc। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले में वैल्यू उठा के रखनी है, आंसर आपका आ जाएगा। राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल ओवर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी बैटरीज। तो देखो प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, इनको बार बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन फ्यूल सेल के साथ क्या है कि अगर आप इसको सप्लाई देते रहोगे तो ये आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता रहेगा। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कि इसके अंदर जो वेस्टेज होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हम एक बार तैयार कर लें तो उसके बाद वो वेस्ट हो जाती है, लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं होता। हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2, यानी कि H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने फैराडे करंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं। लेट्स से ये रहा मेरे पास H2O, ये टूट रहा है और ये बनाता है H पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव, ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इससे कम से कम देखो 1 मोल से बनाना है हमको, तो 1 मोल ऑफ H2O से हमको ये बनाना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा, O H नेगेटिव। अगली बार क्या होगा,
O बनाएगा 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये O नेगेटिव क्या है, आपस में जुड़ने के बाद क्या करता है, साथ में ये बनाता है O2 हाफ प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से निकल रहा है हमारे पास, जैसे एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम है ये सा वाला, और अगर ये एटॉमिक स्टेट में आता है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यहाँ पे हाफ निकला है तो दैट्स वाई ये आ गया। अगर 1 मोल की बात कर रहे थे, 1 मोल ऑफ O2, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकलने, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो करंट यूज़ हो रहा है वो होगा 2 फैराडे। 2 फैराडे चार्ज की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, डन। तो आपका पेपर फिनिश हो चुका है। अगर थोड़े बहुत कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी क्वेश्चन में थोड़ी जल्दी के में कुछ रह गया हो तो एक बार इसको रिकॉल कर लें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा था। गॉड ब्लेस यू।